और हमारे बीच में चीफ गेस्ट महोदय उपस्थित हो गए हैं। तो मैं दिनेश जी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय का ससम्मान उन्हें परिचय के साथ आमंत्रित करें। और आज हमारा जो 684वां दिन है, आज हम सुनेंगे अपने चीफ गेस्ट महोदय को योग और आहार की चर्चा निरंतर जो चली आ रही है कोरोना काल से। इसी प्रकार से आज हम अपने चीफ गेस्ट महोदय को सुनेंगे। दिनेश जी शर्मा जी का आमंत्रित। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आदरणीय दीदी जी को बहुत बहुत अभिवादन। आपने सुंदर योग कराया और जैसे आदरणीय सदस्य बता ही रहे थे कि आपने सुपर एक्सप्रेस की तरह हमें दौड़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम इसी तरह से दौड़ते रहें और आप इसी तरह से ज्वाइन करते रहें और आप हमें इस तरह से योग कराएं। आज जैसे आदरणीय भाई साहब ने कहा 684वां योग आहार दिवस है और कोरोना काल से लगातार निरंतर ये आगे बढ़ता जा रहा है। आज इसी कड़ी में हमारे आदरणीय श्री बाबूलाल जी दाहिया हमारे समक्ष हैं। वो ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जिन्होंने किसानों के पुरुषार्थ की एक्सप्रेस को दौड़ाया है। और मैंने ये सुना है आपके बारे में कि आपने जो सरकारी नौकरी के बाद आप पोस्ट मास्टर थे, उसके बाद भी किसानी के कार्य को आगे रखा। आप मूलतः है, आपके अंदर एक नौजवान कवि है और उस कवित्व को आपने किसानों के मध्य जिंदा रखा और किसानों को संबल दिया, ऊर्जा दी है। तो हम आपके कवि भाव को भी सुनेंगे। लोक कवि आप हैं, साथ में आप पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाना हमारे लिए ही पद्मश्री मिल जाना के बराबर है। तो आदरणीय, साथ में आज संभवतः बीच में आदरणीय नेकनाम शर्मा जी ने जब सुना कि आप ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी ज्वाइन करेंगे। वो अभी पालमपुर में किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो मध्य में वो उपस्थिति देंगे। और गुजरात से भी हमारे कुछ बीज रक्षक किसान जुड़े हैं, उनमें भारत पटेल जी भी हैं और बीज के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टर विनोद भट्ट सर भी इसमें हैं। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के महान भाव इसमें हैं और संपूर्ण भारत के किसानों का स्वागत और सभी के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत। और असल में बीजों के बारे में तो सभी किसान जानते हैं, लेकिन आपने ये कदम कैसे आगे बढ़ाया, आपका संघर्ष क्या रहा और जो खासकर लोक कविताएं हैं, लोक गीत हैं, उनको लेकर के आप कैसे आगे बढ़े, आप ये भी सुनाइएगा। तो आपकी कहानी हम आपकी जुबानी सुनना चाह रहे हैं। आदरणीय, स्वागत है आपका। ताई तुमचे खूप खूप धन्यवाद। मी लेफ्ट करते आणि तुम्ही इथे मला बोलवल्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद म्हटलं ताई। हो, धन्यवाद ताई ओम ओके ओके ओम। हाँ ओम। जी आदरणीय, आपका ना मुख्य अतिथि जी, आपका माइक माइक ऑन कर दीजिएगा। ये बीच में एक वो है छोटा सा कैप्सूल टाइप का, उस पर टच करना है। दाएं साइड से एक लाल चिन्ह होगा, बीच में एक कैमरे टाइप का और बीच उसी के पास एक छोटा माइक कैप्सूल टाइप का। ये आपके कैमरा के नीचे एक कैप्सूल टाइप का बना है, रोड रोड जैसा लगता है, बर्फ लगता है, उसको आड़ी रखनी लगी हुई है। उस आड़ी डंडी वाले को उंगली छुआ दो। अभी नहीं छुपी है।
लाल के जो अभी नहीं आपकी आवाज आ रही है माननी जी। सब मोबाइल के नीचे 4 बिंदु बने हुए हैं, एक लाल है, एक वीडियो कैमरा जैसा बना है, एक जो है बल्ब जैसा बना है, और एक हाथ बना हुआ है, और इसके आप बगल में दाई साइड 3 बिंदु हैं। तो उसमें बीच वाला 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के, बीच वाले जो आड़ी रखी लगी हुई है उसको उंगली टच कर दो। रखी नहीं रहना है, उसको टच करना है, उंगली को थोड़ा सा टच कर देंगे, छुआ दें, छुआ दें। कोई घर में हो तो उनको बुला ले। हाँ, आपके नाती हैं वहां पे हैं शायद, तो उन्हें बोल दीजिएगा। और किसी को बुला लीजिए घर में। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जी, अब बहन जी आई हैं, देखिए बहन जी, इनमें जो नीचे 4 कैप्सूल जैसा आड़ी रखी लगी हुई है जिससे माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट करना है, वो आप कर दीजिए। ये तो हैंड, हाँ इसी के बगल में, इसी के बगल में जो हाँ, टच किया है ना, आ रही है तो आवाज? हाथ के लेफ्ट साइड, हाँ, लेफ्ट साइड वाला और जी जी छुपवा दो। जी जी जी, ऑन हो गया था फिर ऑफ हो गया है, एक बार फिर हाँ टच कर फिर से, दीजिएगा। जी भैया, फिर से। जी 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 जी, बढ़िया बढ़िया। आ रही है? हाँ, हाँ, आ गया, आ गया। चलने लगा। हाँ, अब आ रही आवाज? हाँ आ जी गई, जी, चलने लगा, आ रही सर। चलने लगा। नरेंद्र मोदी जी की जय हो, भारत सरकार की जय हो, आपकी जय हो। कहाँ से देखो आप कितने महान पुरुषों को लेके आए पद्मश्री के लिए, बहुत सुंदर। मैं तो मूल रूप से घर का किसान था। आप सभी जितने प्रतिभागी हैं, बहन भैया, सबको मेरा प्रणाम। मैं मूल शारदा से माता की जय, शारदा मैया की जय। किसान था, लेकिन साहित्य से जुड़ा था, और खासकर यहाँ का जो हमारे मध्य प्रदेश में 4 बोलियां हैं, बघेली, बुंदेली, मालवी, निमाड़ी। तो जो हमारे 4 जिले थे, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, पूर्वी मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं, यहाँ की बोली बघेली थी। तो मैं बघेली बोली पर काम कर रहा था, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें, पहले हमारा जितना परंपरागत चीजें थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लोकगीत वगैरह, ये सब विलुप्त होने लगे। नई पीढ़ी ने उसको छोड़ दिया जब पढ़ाई लिखाई के बाद। पहले ये मौखिक परंपरा में सब चलता है, तो हम उन पर काम कर रहे थे कि इसको बचाना जरूरी है। तो हमने ये महसूस किया कि सिर्फ हमारी बोली भाषा, हमारा लोक साहित्य भर समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि हमारे लोक अनाज भी समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि जितनी मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, लोकगीत, लोक कथाएं वगैरह थी, उनमें अधिकांश में हमारे परंपरागत अनाजों का वर्णन था। जैसे मान लीजिए कुटकी है, कुटकी 3 पखवाड़े में, इस साल तो मोटे अनाजों का वर्ष चल रहा है, कुटकी एक ऐसा मोटा अनाज है जो 3 पखवाड़े में पक जाता था, 1.5 महीने में। तो वो जो उसका अनुभव ज्ञान था हमारे पूर्वजों का, किसानों का, तो उनने उसको एक कहावत में सूत्रबद्ध कर दिया था कि 3 पाक 2 पानी, पकाई कुटुक रानी। सावा था, सावा जो है तो सिर्फ 1.5 महीने में पक जाता, वो भी सबसे पहले पक जाता, कुटकी से पहले। उस पर था कि सामा जेठा अन्न कहावै, सब अनाज से आगे आवे। हमारे यहाँ कोदो होता था, एक और मोटा अनाज था। कोदो पर कहावत थी कि सगमन सरई दहिमन राना, 80 वर्ष न हुए पुराना। अर्थात सागौन, सरई और दहिमन, ये 3 प्रकार की लकड़ी, और राना, अनाजों का राजा जो कोदो है, तो उसको 80 वर्ष तक रखा जाए तो वो खराब नहीं होता।
तो हमने ये महसूस किया कि तमाम ये अनाज भी तो खत्म हो रहे हैं, तो इनको बचाना भी जरूरी है, तो हम उनको बचाने लगे। तो हमने कोदो को बचाया। कोदो की हमारे यहाँ 3 किस्में थी सिर्फ, कुटकी की 3-4 किस्में थी, ज्वार की 10-12 किस्में थी और मक्का की 2-3 किस्में थी, सामा की 2 किस्में थी। ऐसे इनको बचाने लगे तो हमने महसूस किया सबसे ज़्यादा खतरा हमको ऐसा लगा कि परंपरागत देसी धान को है। क्योंकि हमारी 2 गाँव में खेती थी, जब हम एक गाँव से दूसरे गाँव जाते 2-3 किलोमीटर का फासला था, तो देखते कि एकदम हरी-भरी, रंग-बिरंगी तरह-तरह की बालियाँ धान की दिखती। लेकिन जब हरित क्रांति आई देश में, तो हमने ये महसूस किया कि वो सब परंपरागत धान सब खत्म हो गई। 1-2 बौनी किस्में आई, वही चल रही हैं। तो हमने कहा कि जिस तरह से हम लोक साहित्य को बचाते हैं, तो इसको भी बचाना ज़रूरी है। तो अब जब हम कहीं जाते लोक साहित्य में, तो धान को भी बचाने लगते। धान पर एक कहावत थी कि धान बोवे करगी, सुअर खाए न समधी, अर्थात करगी धान बोइए, न तो सुअर खाएगा न समधी। सुअर इसलिए नहीं खाता था, उसमें बाल में सेंकुर हैं, कांटे हैं, उसके मुंह में चुभ जाते थे। और समधी को इसलिए नहीं खिलाएंगे कि लाल चावल है, उसको तो विष्णु भोग खिलाएंगे। तो इस तरह से हमने सोचा कि इन सबको बचाना जरूरी है और हम छोटे-छोटे भूखंडों में ला के उगाने लगे। अब जब कहीं जाते हम लोग साहित्य के काम में, तो लोगों को कहते कि भैया अगर आपके पास ये मोटे अनाज हो या धान हो, तो देसी धान, तो थोड़ा हमको दे दीजिए, तो लोग दे देते। तो इस तरह से पहले हम 15-20 किस्में, फिर 40-50 किस्में, फिर 70-80 किस्में हमको मिली। फिर हमने मध्य प्रदेश के 40 जिलों की यात्रा की, बीज बचाओ यात्रा। तो हमने लगभग 2000 बीजों को मतलब संकलित किया। उसमें कोदो, कुटकी, सामा, कांकुल, ज्वार, बाजरा, मक्का और तमाम सब्जियां भी थी। तो हमारे पास 110-12 पहले धान थी, बाद में हमारे पास 200 धान हो गई। कुछ लोगों ने हाइब्रिड किस्म का बीज भी दे दिया था, वो लोग बेचारे नहीं जानते थे बीजों का महत्व, उनको भी हम ससम्मान लाए। लेकिन फिर जब हमने उगाया, तो आज हमारे पास 200 प्रकार की धान है, 18 प्रकार के गेहूं हैं, कोदो, कुटकी, सामा, कांकुन वगैरह। इनको हर साल हम छोटे-छोटे भूखंडों में उगाते हैं। इनमें हमने बाद में ये महसूस किया कि इनमें बहुत सारे गुण हैं। यहाँ से माने यहाँ की परिस्थितिकी में, यहाँ की जलवायु में हजारों साल से वो हैं, तो उनने अपने को इस प्रकार से ढाल लिया है कि वो कम वर्षा में पक जाते हैं, ओस में पक जाते हैं, आगे पीछे के बोए साथ-साथ पक जाते हैं। जैसे हमने प्रयोग भी किया, जैसे आपने पहले शुरू में एक धान आई थी, IR 36 बाहर से आई थी। वो हाइब्रिड नहीं थी, वो मतलब विपुल उत्पादक किस्म था। तो उसको सब लोग बोते थे कि अच्छा उत्पादन देती है। तो हमने दोनों का प्रयोग किया। अब वो 120 दिन में पकने वाली थी, तो हमने 1 जुलाई को IR 36 को भी बोया एक भूखंड में। और हमारे यहाँ की एक परंपरागत धान थी नेवारी, तो नेवारी को भी बोया हमने, वो भी 120 दिन की थी। तो हमने और दूसरा हमने प्रयोग किया। अब ये क्या है कि जो दोनों हम 1 जुलाई को बोए, तो जाके 28 अगस्त को दोनों पक गए, 120 दिन में दोनों कट गए। और एक प्रयोग हमने और किया था कि 1 महीने बाद हमने 1 अगस्त को दोनों को बोया। तो जो हमारी नेवारी थी वो 90 दिन में पक गई, लेकिन जो IR 36 थी उसने उस दिन से 1 अगस्त से 120 दिन लिया, तो जाके वो 27 नवंबर को पकी। तो क्या है कि अब वो बेचारी नहीं जानती थी यहाँ की जलवायु, यहाँ की परिस्थिति को, तो वो तो उस तरह से बाहर से आई थी, तो उस ढंग से 120 दिन उसने लिया। उसमें क्या हुआ कि उसमें काले दाने पड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ 14-15 नवंबर से ठंडी पड़ने लगती। तो जिस धान में 15 नवंबर तक फूल नहीं आते, तो फिर उसके दाने काले पड़ जाते हैं ठंडी में, उसमें फिर वो दाने नहीं बनते। तो उसमें दाने नहीं बने। लेकिन हमारी नेवारी यहाँ के परिस्थिति में रची बसी थी, यहाँ के परिस्थिति से परिचित थी, यहाँ के जलवायु से उसने तालमेल बना रखा था।
तो वो 1 महीना पहले पक गई, माने 90 दिन में पक गई जो हम 1 महीना पीछे बोए। तो ये जितनी हमारी धानें हैं यहाँ की परिस्थिति में रची बसी हैं, तो ये अपने को उस तरह का ढाल लिया। दूसरी बात कि हमारे इन अनाजों में जो परंपरागत अनाज हैं, इनमें कोई कीट व्याध नहीं लगते हैं। प्रकृति ने एक भोजन श्रृंखला बनाई है जीवों की, तो उसके अंतर्गत हम कभी किसी में न तो हम कोई रासायनिक कीटनाशक डालते, न नीदानाशक डालते, कुछ नहीं डालते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर कीट लगा, कीट क्यों लगते हैं? कीट इसलिए लगते हैं कि वो एक भोजन श्रृंखला के अंग है। हमने देखा, हमने निवारी धान बोया हुआ था, यही 120 दिन वाली, तो हमारे खेत से होके लोग बाहर जाते थे, रास्ता था, तो हमारे खेत में एक गंधी मक्खी लग गई जो अक्सर कीट लगती। वो कब लगती है? जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, करीब 20, हमारे यहाँ 25 सितंबर तक वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, और करीब 20 जून के आसपास पहली बारिश होती मानसून की, अब 20 से 25 सितंबर तक समाप्त हो जाती। तो उसी समय क्या होता है कि जो मकड़ियां होती घर में हर जगह, तो वो मकड़ियां, प्रकृति ने मकड़ी बनाया है। क्यों बनाया है? इसलिए बनाया कि मच्छर और मक्खी बढ़ जाते हैं, तो मकड़ियां उनको नियंत्रित करती हैं, छिपकली, मकड़ियां वगैरह। तो मकड़ियां तो वो पूरी मांसाहारी, शाकाहारी तो नहीं, तो क्या खाएंगे बेचारी? तो वो क्या, उनके प्रजनन का काल होता, जैसे वर्षा ऋतु खत्म हुई तो हजारों अंडे बच्चे देती हैं। तो वो क्या करती हैं कि धान में अपना जाल बिछा देती हैं, उस जाल में वो अपने अंडे बच्चे देती हैं। तो अंडे में जब बच्चे निकलते हैं तो वो तो पेड़ की पत्तियां खाएंगे नहीं, अनाज खाएंगे नहीं, वो तो खाते हैं जीव। तो उनको चाहिए गंधी मक्खी या कोई कीट। तो प्रकृति उस समय क्या करती कि गंधी मक्खी को भेजती है। तो जैसे ही गंधी मक्खी धान में आई तो 2-4 दिन में मकड़ियों के बच्चे तैयार हो गए, उसको खा के वो खत्म कर दिए। वो इतना ही बचता है जितना प्रकृति चाहती है, तो उतना ही वो बच पाते हैं। तो हम लोग क्या, किसान ने देखा कि उसकी 1-2 बाली सफेद हुई, गंधी मक्खी ने खा, तो ला के वो पेस्टिसाइड उड़ेल दिया खेतों में, अब पूरा अपना अनाज बर्बाद कर दिया। तो मारा कौन गया? 2-4 दिन में वो तो अपना गंधी मक्खी तो कोई दूसरा कीट बन गया, उड़ गए, वो चले गए। जैसे बहुत से कीट अपने लार्वे रखेंगे, लार्वे से बच्चे निकलेंगे, फिर उड़ के चले जाएंगे, वो ऐसा भी बहुत से कीट हैं। तो मारा कौन जाता है? जो हमारा मित्र कीट है, मकड़ी है या और मित्र कीट है। क्योंकि प्रकृति अगर शाकाहारी कीट भेजती है तो 2-4 दिन में मांसाहारी कीट भेज देती है। हमको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, धैर्य रख लें। अब हम तो 200 प्रकार की धान बोते हैं, कभी किसी में कोई रासायनिक नहीं डालते, न कोई नीदानाशक डालते। हमारी जितनी ये परंपरागत धानें हैं या अनाज हैं, तो यहाँ के परिस्थिति में पूरी तरह से ढाल लिया, उनका तना जो है तो बड़ा होता है। तो एक बार जैसे ही हमने खेत में निराई कर दिया, जैसे धान है ना, तो जो बौनी किस्म है तो उसमें 3 स्टेज में घास जमती है, तो वो उनको नीदानाशक डालना ही पड़ता है निराई में, क्योंकि निराई में उनको पड़ता ही नहीं पड़ता, तो उनको नीदानाशक डालना पड़ता। लेकिन जो हमारी बड़ी किस्म की धान है, बड़े पौधे की धान है, उनने यहाँ के परिस्थिति के अनुसार अपना तना बड़ा कर लिया है। तो वो अगर उनकी एक बार निराई हो गई तो क्या करती हैं कि खरपतवार का सूरज की रोशनी रोक देती हैं, हवा रोक देती हैं, तो जो पौधा वो जमा तो वहीं वो पतला पड़ जाता है, समाप्त हो जाता है। ये उसमें विशेषता है। दूसरी बात, इनका तना जो है तो बड़ा होता है, तो ये सूखा सहने की इनमें गजब की क्षमता है, क्योंकि कुछ पानी वो अपने शरीर के अंदर संचित कर लेते। सभी हमारे देसी अनाज, उनके तने, जैसे गेहूं का भी जितना देसी गेहूं उसका तना बड़ा होगा, धान का भी होगा, तो वो कुछ पानी अपने शरीर के अंदर संचित कर लेते हैं वक्त जरूरत के लिए, इसलिए वो सूखा बर्दाश्त करने की भी क्षमता, क्योंकि यहाँ के परिस्थिति में पूरी तरह से वो ढले हुए हैं। अब देखिए, ये जो हमारे परंपरागत अनाज हैं, हजारों साल, मतलब कोई भी अनाज, जितना भी अनाज, ये जितने भी जानवर हैं, ये किसी वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया। वैज्ञानिक लोग तो टार फेर करते हैं, चीजों को लिया
और उन्हीं से निकाल लिया, हमारी धानें लिया, उसी से कोई दूसरी धान निकाल लिया। जितने भी जानवर हैं, जितने भी धान हैं, जितने भी अनाज हैं, ये सब जंगल के उत्पाद हैं। हमारे कृषक पूर्वजों ने ही इनको खोजा, लाके अपने घर में, अपने खेतों में इनके गुण धर्मों का अध्ययन किया। ये कहाँ, जैसे मान लीजिए शुरू में तो जब खेती किया होगा तो वो पहले ना जानते होंगे कि धान को कहाँ बोना चाहिए, कोदो को कहाँ बोना चाहिए। तो पहले तो ऐसे वो, फिर बाद में उन्होंने अनुभव किया हुआ कि कोदो को ऊंचे जमीनों पर बोना चाहिए, धान को बोना चाहिए जहाँ पानी। तो जितनी भी चीजें हैं सब हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि पालतू चीजों की एक परिभाषा है। जैसे पालतू पशु है मान लीजिए, तो उनकी एक परिभाषा कि कोई भी पशु आपका दिया भोजन करके प्रजनन करने लगे, वंश परिवर्धन करने लगे, तो मान लीजिए वो पालतू है। और अगर वंश परिवर्धन नहीं करता तो वो पालतू नहीं है। जैसे मान लीजिए तोता है, तोता को आप कुछ सिखा दीजिए, राम राम सिखा दीजिए तो राम राम कहेगा, अल्लाह अकबर सिखा दीजिए तो अल्लाह अकबर भी कहेगा, जो सिखा देंगे वो कहेगा। लेकिन वो पालतू नहीं है आपका वो कैदी है, पिंजरा खुलेगा उड़ जाएगा। लेकिन मुर्गे मुर्गी वगैरह पालतू है, देखिए कहीं नहीं जाते, बकरे गाय कहीं नहीं जाते बेचारे, क्योंकि वो पालतू हैं। गौरैया आपके आंगन का दाना चुगती है, लेकिन आपसे एक दूरी बना के रहती है, उसने आपकी गुलामी स्वीकार नहीं किया, वो एक दूरी बना के रहती है। तो पालतू की यही परिभाषा है कि आपसे वो घुल मिल जाए, आपका दिया भोजन करके वंश परिवर्धन करने लगे, पालतू है। अब जैसे गाय वालों को देखिए, बेचारों को घर से निकाल दिया किसानों ने। अब क्यों निकल गए वो? हमारे बाप पुरखों का तो एक उनसे समझौता था कि गाय को हमने घास दिया, गाय ने हमको दूध खिलाया, हमारे घास से गाय तंदुरुस्त हुई, उसके दूध से हम हुए। गाय ने बछड़ा जना, हमने उसको हल में नधा, हल में चलाया। गाय बैलों ने गोबर किया, हमने उसकी खाद बनाई। गाड़ी में हमने भरा, खींच के खेत तक बैल ले गए, खेत में हमने डाला, जो उत्पादन हुआ तो चुनी चोकर भूसा चारा गाय बैलों का, अनाज हमारा। लेकिन हमारे गाय बैल बूढ़े हो जाएं तो उनको उसी तरह सेवा करें जैसे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, जीवन पर्यंत उनकी सेवा करें। ये हमारी प्राचीन संस्कृति थी। तो इस तरह से हमारा उनका एक मुख्य समझौता जैसा था। लेकिन आज ये स्थित है, हरित क्रांति ने क्या कर दिया, एक तरफ तो उत्पादन बढ़ा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसने क्या कर दिया कि 50 साल में पूरे हमारे गांव को अस्त व्यस्त कर दिया। एक ट्रैक्टर अगर गांव में आ जाता है तो वो 10 जोड़ी गाय बैलों को घर से निकाल देता है और बूचड़ खाने का रास्ता प्रशस्त कर देता है। चोरी छुपे वो चले जाते हैं बहुत सारे बूचड़ खाने में। तो ये सब हमको सोचने की जरूरत है। तो लोग बाग अब जैसे विरोध करते हैं ना, कोई अब गाय बैल लिए जा रहा, मान लीजिए खेती के लिए बैल ले जा रहा, तो उनको वो कसाई ही नजर आता है, लेकिन वो है तो बेचारा किसान। लेकिन जो मूल चीज है उसमें प्रहार नहीं करते। मूल चीज तो ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर आएगा तो 10 जोड़ी बैलों को घर से निकालेगा। तो मूल में तो ट्रैक्टर है, एक हार्वेस्टर आएगा तो और उसको बर्बाद कर देगा। तो इस तरह से ये जितनी नई नई चीजें आए, जैसे पहले क्या था कि ट्रैक्टर आया, ठीक है ट्रैक्टर आता, लेकिन वो हमारे बैलों को, हमारे श्रमिकों को, जो खेती के श्रमिक हैं उनको कुछ राहत मिलती, तो राहत नहीं दिया, सबको घर से निकाल दिया, ये समस्या आ गई ना। अब देखिए पहले जो हमारी खेती थी, प्राचीन खेती, वो पूरे गांव के पेट की खेती हुआ करती थी। पेट की खेती कैसे? पेट के अकेले किसान के पेट की खेती नहीं, पूरे समुदाय के पेट की खेती। हमारा एक कृषि आश्रित समाज था, वो समाज था, हमारे 7-8 ग्राम के उद्यमी थे जो हमको अपने उपकरण बना के देते थे। हमारे कृषि श्रमिक थे जो हमारी खेती में सहयोग देते थे। उन सबके, और किसान के परिवार था पूरा, उनके सबके पेट की खेती थी वो। लेकिन आज वही खेती जो है तो सेठ की खेती में बदल गई है। आज वो बाजार से संचालित है पूरी खेती। पहले क्या होता था, बीज हमारा होता था, घर का बीज होता था, हमारे गाय बैलों की खाद होती थी, हमको श्रम करना पड़ता था, ले जाके डालना या गाय बैलों की सेवा करना।
हमारा जितना संसाधन था वो हमारा था, गांव का संसाधन था। हमारे जो कृषि उद्यमी थे 8-10, माने एक मुहावरे नुमा एक वाक्य था हमारे गांव में, सतीहों जाति। तो सतीहों जाति का मतलब होता था कि जिस गांव में 7 उद्यमी जातियां हैं वो आत्मनिर्भर गांव। वो 7 जातियां कौन थी? वो थी लोहार, बढ़ई, तेली, कुम्हार, चर्मकार, धोबी, नाई वगैरह। ये 7 जातियां थी जो हमारी सहयोगी थी। तो इन सबके वो पेट की खेती होती थी। तो आज वो खेती सेठ की खेती हो गई, बाजार से संचालित है। तो उसमें क्या है, जैसे सबसे पहले हमने 7-8 सेठ हैं जो हमको पूरा का पूरा ले जाते हैं। खेत जरूर हमारे हरे भरे दिखते हैं, लेकिन हमको कुछ उसमें नहीं मिलता किसानों को। अब वो कैसे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पहला सेठ है कि हमने बीज खरीदा। पहले तो हमारा बीज होता था, अब हमने बाजार से खरीदा। तो पहला सेठ ने हमसे ले लिया। अब वो सेठ कैसा है, मोनोसेंटो कंपनी मान लीजिए है, उसका एजेंट बैठा है। अब वो कितनी बड़ी कंपनी है कि उसका टर्नओवर साल भर में इतना, जितना भारत पाकिस्तान का बजट इतना उसका टर्नओवर है। उसके एजेंट ले गए। दूसरा हमने हमको चूंकि खाद डालना रासायनिक मान लीजिए, तो दूसरा सेठ रासायनिक खाद वाला ले गया। तीसरा सेठ है नींदानाशक वाला ले गया। चौथा कीटनाशक वाला ले गया। पांचवा जब हम जुताई करेंगे तो या तो अपने घर में ट्रैक्टर होगा तो तेल भराएंगे, और नहीं है तो किराए से लेंगे। तो पांचवा सेठ ले गया। छठवां सेठ ले गया सिंचाई वाला। सातवां सेठ ले गया हार्वेस्टिंग वाला जो हमारी कटाई गहाई करेगा। और आठवां सेठ ले गया जब हम मंडी जाते हैं ट्रैक्टर ट्राली में लाद के। इस तरह से ये 8 सेठ पूरा हमारा उत्पादन ले जाते हैं। अब किसान को उतना ही मिलता है, जैसे मान लीजिए एक डेयरी की भैंस है तो 10 लीटर दूध देती है, लेकिन उसके पड़िया और पड़वा जो उसके बच्चे हैं उसको कितना मिलता है? उसको मिलता सिर्फ आधा या 1 लीटर। तो इस तरह से क्या है कि हमारी खेती आज पूरी खेती सेठ की खेती हो गई है, और उसने सबको निकाल भी दिया। आज गांव का अर्थशास्त्र एक फूटी बाल्टी की तरह है। जैसे 10 टोका की बाल्टी आप कुएं में डालिए और पानी आते आते ऊपर आते आते पूरा कुएं का पानी कुएं में ही चला जाता है। ऐसे हमारा जो मान लीजिए सपोज करिए कि हमारा गांव का दूध वाला दूध बेचने जाता है शहर, क्या क्या खरीदेगा? वो सौंदर्य प्रसाधन खरीदेगा, कपड़े वाले से कपड़ा खरीदेगा, दवाई वाले के दवाई खरीदेगा, जूते वाले के जूते खरीदेगा, बच्चों के पढ़ाई के लिए सामान लेगा तो वो किसी से खरीदेगा। इस तरह पूरा पैसा वो शहर में डाल आता है। तो शहर का पैसा क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता। अब फिर वो थका मांदा आया तो कहीं एक आध पौआ दारू भी पी लेता, तो जितना पैसा ले गया शहर में दूध बेचने गया पूरा पूरा वहीं डाले आया। लेकिन शहर का पैसा क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है कि कपड़े वाला दवाई वाले के दवाई वाला, कपड़ा वाले के कपड़ा वाला, जूते वाले के जूते वाला कपड़ा। तो वहां के 100 रुपए में 10 रुपया मुनाफा होके उनको उनका 100 रुपया मुनाफा सबका हो जाता है। तो गांव का पैसा भी शहर में केंद्रित होता जाता है और शहर का पैसा ही हो रहा है। इसलिए शहर साधन संपन्न बन रहे हैं, गांव गरीब बन रहा है। गांव में आज कोई नहीं बचा। गांव के पूरे जितने हमारे उद्यमी थे वो सब चले गए, जितने हमारे श्रमिक थे वो सब चले गए, किसान बालक तक चला गया, क्योंकि खेती लाभ का धंधा ही नहीं रहा। और ये सब क्यों हुआ? इस हरित क्रांति के कारण हुआ, जो खेती हमारी नई पद्धति आई। अब वो कैसे चले गए, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं आपका। अंतरराष्ट्रीय बाजार को सोना नियंत्रित करता है। मेरी अवस्था 80 वर्ष की है। मैंने देखा जब 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, हमारे पास उस समय हथियार नहीं थे। अमेरिका से भारत ने हथियार खरीदा, तो अमेरिका ने हमारे पैसे को, हमारी मुद्रा को कुछ नहीं माना। उसने हमसे सोना लिया तब हमको हथियार दिया। तो कहने का मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार को तो सोना नियंत्रित करता। चलिए हम सोने से लगाते हैं। तो 70 के दशक में जब हरित क्रांति आई तब सोने का मूल्य 200 रुपए का 1 तोला था, माने लगभग 11 ग्राम सोना 200 रुपए में मिल जाता था। और
वह सोना कितने में मिलता था, किसान को कितने में मिलता था। किसान अगर 2 क्विंटल चावल बेच दे अपना तो उसको सोना मिल जाता था, 1 तोला सोना। आज अगर हम 1 तोला सोना खरीदना चाहें तो अपना 20 क्विंटल चावल और 25 क्विंटल गेहूं बेचेंगे तब वो सोना आएगा, 10 ग्राम आएगा, 1 ग्राम फिर भी नहीं आएगा 1 तोला। तो किसान का कितना घट गया, किसान का घट गया 10 गुना। कहाँ 2 कुंटल में मिलता था, कहाँ 20 कुंटल में मिलता है, तो 10 गुना घट गया। मतलब उसका अर्थ हुआ कि 70 के दशक के किसान के 1 रुपए की क्रय शक्ति 10 पैसे बराबर बची। हरित क्रांति आई थी कि उत्पादन बढ़ा तो 30 पैसे, तो किसान आज 70 पैसे घाटे में है। इसीलिए क्योंकि अनाज इतना सस्ता हो गया, इसीलिए सब हमारे गांव के उद्यमी चले गए, श्रमिक चले गए, शहर भाग गए और किसान पुत्र भी भाग गए। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए लोहार बढ़ाई जो होते थे हमारे यहाँ, लकड़ी का काम करते थे हमारे खेती के लिए या लोहे का काम करते थे, तो वो अगर 10 घर में वर्गा कहलाता था हमारे गांव में, अगर 10 घर में 10 किसानों के वो हल बख्खर वगैरह बनाते थे तो उनको जितना अनाज मिलता था उसकी क्रय शक्ति लगभग 60-70 हजार रुपए के बराबर थी उस समय। लेकिन अगर आज वो उतने अनाज में काम करेगा हमारा वो कृषि उद्यमी, तो वो 3000 का होगा, 3000 रुपए का, तो वो काहे को करेगा उतने में, तो वो गांव छोड़ के चला गया। अब फिर ट्रैक्टर आया तो उसको निकाल दिया, ये भी तो है। अब मान लीजिए किसान बालक क्यों चला गया, वो हमारा श्रमिक क्यों चला गया। अगर उसको 2 सेर उस समय मिलता था तो उसकी क्रय शक्ति लगभग 2.5 पौने 300 रुपए बराबर होती थी। आज अगर उतने अनाज में करेगा तो वो 30 रुपए की होगी, तो काहे को करेगा। आज वो लगभग 15 किलो अनाज बराबर वो मजदूरी लेता तब करता है, और उतना देने में किसान का पूरा अनाज चला जाता तो उसको कोई लाभ भी नहीं होता। ये स्थिति गाँव। अब लीजिए किसान बालक क्यों चला गया। किसान बालक इसलिए चला गया, सपोज करिए किसी के 2 किसान बालक हैं, किसी किसान के दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक को मान लीजिए तृतीय श्रेणी नौकरी ही मिल गई, गांव में जो अमूमन गांव के लोग होते हैं वहीं तक पहुंच पाते हैं, तो उसको 40-50 हजार रुपए हर महीने मिलने लगा। और दूसरे भाई को नहीं मिली तो मान लीजिए वो अपने खेतों में 100 कुंटल उत्पादन लेना चाहता है, तो पहले 1 लाख रुपए वो बाजार में ढीलेगा, क्योंकि कृषि विभाग का आंकड़ा है कि 1 क्विंटल उत्पादन में 1000 रुपए खर्च आता है। तो 100 कुंटल में 100,000 मतलब 1 लाख पहले वो बाजार में ढीलेगा सामान खरीदने के लिए। ये सब सामान जो हमने गिनाया ना, खाद बीज वगैरह जुताई वगैरह सब लगा के 1 लाख रुपए खर्च करेगा। पाएगा 6 महीना में कितना पाएगा, 1.5 लाख रुपए, माने 1 लाख रुपए अपना, 50,000 मुनाफा। अगर वो ओला पड़ जाए, जैसे आज मौसम खराब था, ओला पड़ जाए तो उसकी फसल नष्ट, कोई दैवी प्रकोप हो जाए उसकी फसल नष्ट, तो कैसे वो करेगा। तो काहे को करे ये सब, क्यों जोखिम में 1 लाख रुपए डाले। तो वो जोखिम में न डाल के किसी बनिए के यहाँ शहर में जाके वो सेल्समैन हो जाता है या कोई नौकरी छोटी मोटी कर लेता है और 40-50 हजार वैसे कमा लेता है 6 महीना में। तो ये जो अंतर है, इसके कारण जो है तो हमारे गांव खाली पड़े हैं। हमारे कृषि श्रमिक देख लीजिए, हमारे खेतों में किसानों के, चाहे कोई दुबला पतला आए, चाहे मोटा आए, चाहे युवा आए, चाहे बूढ़ा आए, कोई आए, हम सबको रोजगार देते थे, किसी को अपने खेतों से लौटाते नहीं थे। कटाई बिनाई करते, निराई करते, सबको बराबर मजदूरी देते। आज देखिए शहरों में जाते हैं तो किसी एक चौराहे में अपना 1 दिन का श्रम बेचने के लिए गांव का मजदूर खड़ा हो जाता है। अब फिर वो मोटा सेठ जो आता है, मान लीजिए उसको घर में काम करवाना, अपने कुछ बगिया में काम करवाना, तो मजदूरों को ले जाता है। तो चुन चुन के मोटे मोटों को ले गया, जो दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, बूढ़े, वो बेचारे साइकिलिंग करके जाते फिर लौट आते हैं। ये हम देखते हैं, अपने सतने में देखते हैं हम। तो आज ये स्थिति हो गई है, गांव खाली पड़े हैं, गांव बेरोजगार पड़े हैं। और ये जितना ये जो खेती के आंकड़े हैं, ये सब खेती सिर्फ गमले की खेती, जैसे गमले में आप लगा दीजिए तो सुंदर दिखता है, ऐसे गमले की खेती हो गई पूरी गांव की खेती। जितनी ये हरे भरे खेत दिखते हैं, ये हमारे खेत नहीं है, वही 7-8
सेठों के खेत हैं जो शहर में रहते हैं, शहर से संचालित करते हैं। इस तरह की हमारी खेती हो गई। न तो गांव में किसान का बालक बचा। ये 60-70 वर्ष के लोग, हमारे थोड़ा हमसे कम अवस्था के लोग, फोन से आज खेती संचालित करते हैं। फोन कर दिया ट्रैक्टर आ गया, फोन कर दिया हार्वेस्टर आ गया, और सब काम उनका हो जाता है इस तरह से। तो आज हमारी खेती की ये दशा हो गई। 50 साल में, माने करीब 30-40 साल में ये दशा हो गई। अब देखिए, विज्ञान हमने भी पढ़ा है और आज भी लोग पढ़ते हैं, विज्ञान वरदान है, अभिशाप है। एक सीमा तक वो वरदान रहता था। मान लीजिए 50 के दशक में निश्चय हमारे यहाँ भूखमरी थी, इतना उत्पादन नहीं होता था। उसका कारण था कि जब देश आजाद हुआ तो स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी और उस अनुपात में हमारा उत्पादन नहीं बढ़ा। इसलिए उस समय नारा लगता था 50-60 के दशक में, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, रोटी कपड़ा दे न सके जो वह सरकार निकम्मी, ऐसे नारे लगते थे। उस समय की सरकार ने चुनौती के रूप में लिया और हरित क्रांति आई। हरित क्रांति 3 चीजों पर टिकी थी। शुरू में वो था, एक था उन्नत किस्म का बीज, ये हाइब्रिड नहीं था तब भी, विपुल उत्पादक किस्म था उन्नत किस्म का बीज, जो हर साल वही बीज चलता रहता था। ये तो हाइब्रिड है, ये तो बिल्कुल जीवत है, माने बीजत्वहीन बीज है कि माने दूसरे साल वो होता नहीं है। लेकिन उस समय जो आया तो वो विपुल उत्पादक किस्में थी। तो आई, ठीक है, विपुल उत्पादक का बीज आ गया। रासायनिक खाद भी आई उस समय, अमोनियम सल्फेट आई थी, सुपर फास्फेट आई थी, और सिंचाई, 3 चीजों पर वो टिका था, हरित क्रांति टिकी थी। बाद में क्या हुआ कि चूंकि वो अनाज थे, उनका पौधा बौना होता था, तो जब हमने रासायनिक खाद डाला तो वो बौना पौधा हरा बढ़िया हो गया। तो अब घास तो 3 स्टेज में जमती थी, तो घास वो जमी तो उसको दबा लिया, क्योंकि वो बौना था। हमारे जो बड़े किस्म थे, परंपरागत थे, उनको नहीं दबा पाता था, लेकिन उसको दबा लिया। तो क्या हुआ कि अचानक हम जान नहीं पाए, हम किसान लोग, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने नींदानाशक बाजार में उतार दिया। तो लीजिए, नींदानाशक, उसका प्रचार प्रसार हुआ, नींदानाशक लोगों ने डाला, 1-2-3 बार डालते तो वो नींदा खत्म हो जाता, उत्पादन बढ़ा तो मूल्य घटा। अब कीटनाशक कैसे आ गया? जब हम रासायनिक खाद डालते हैं, हमारे जो पौधे थे वो इतने हरे नहीं होते थे जब रासायनिक खाद नहीं डालते थे। तो जो हमारे कीट लगते, तो कीट का नियंत्रण हमारे जो मित्र कीट है वो कर लेते थे। तरह तरह के जीव जंतु होते थे वो कर लेते थे, चिड़िया भी कुछ को खा लेती थी हमारी बाढ़ में। प्रकृति ने इस तरह से बनाया था, एक भोजन श्रृंखला बनाया था। जैसे हमने मकड़ियों का उदाहरण दिया। अब मान लीजिए अब हमारे खेत में चूहे लगे तो हम किसान लोग क्या करते हैं कि जिंक फॉस्फेट डालते हैं। अब पहले क्या होता था कि प्रकृति ने अगर चूहे बनाया तो प्रकृति ने सांप भी बनाया है। सांप उनके उसमें बिल में घुस के खा लेगा, लेकिन एक सीमा तक ही खाएगा। प्रकृति जितना चाहती है उतना चूहा भी रहेगा, सांप भी रहेगा। सांप भी कहाँ सुरक्षित है, उसके लिए नेवला है, नेवला वहीं बाढ़ में है, वो आके सांप को खा लेता है। सांप भी, वो नेवला भी सुरक्षित नहीं, उसको कुत्ता खा लेता, सियार खा लेता है। तो प्रकृति ने पूरी भोजन श्रृंखला बनाई थी, भोजन श्रृंखला हमने बर्बाद कर दी, तो आज इस अधोगति में पहुंचे हैं। तो जो ये आई, माने फिर नींदानाशक डाला हमने, क्योंकि पौधा हरा होता तो दुनिया भर का कीट आ जाता खेत में। हरियाली सबके आपको अच्छी लगती है, तो जितना दुनिया भर का कीट वो किसान के खेत में आ गया। तो इस तरह से ये सब डालते गए, बढ़ते गए। तो पहले तो सिर्फ रासायनिक खाद थी एक, माने नुकसानदायक। अब ये कीटनाशक, नींदानाशक 2 चीजें और हो गई, 3-3 रासायनिक खादें, 3-3 रसायन हो गए, विषैले रसायन। अब देखिए, हमारे खेतों में केचुआ था। केचुआ क्या करता था कि लगभग दिन भर, रात में 24 घंटे में 8-10 छेद बनाता है। तो उससे ये फायदा होता कि जब बरसात का पानी होता, बरसता, वो जमीन में अवशोषित हो जाता। आज जब हमारा केचुआ मर गया तो पानी ऊपर है वो बह जाता, खेत के अंदर नहीं जाता। अब पहले जबकि वो अवशोषित हो जाता था, केचुआ चला गया, क्योंकि ये जितने जीव जंतु हैं ये सब हमसे ज्यादा संवेदनशील है।
जब हमने ये कीटनाशक रसायन वगैरह डाला, नींदानाशक खाद वगैरह डाला, तो मछली हमारे खेत से चली गई, मेंढक चले गए, सांप केकड़े सभी जीव जंतु चले गए, जबकि वो भोजन श्रृंखला के प्रकृति के अंग थे। तो इस तरह से हमारी खेती आज पूरी तरह से हम माने पूरी बर्बाद कर दिया देश को, ये जो खेती आई है। तो इसलिए हमको अपने इन परंपरागत अनाजों को बचाना जरूरी है। अगर हमारे ये बीज न रहेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने बीज निकाल निकाल के हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, अपना लूट लेंगी। तो इसलिए हमको अपने बीज बचाना भी जरूरी है, अपने पशुओं को भी बचाना जरूरी है, जो हमारी परंपरागत नस्लें हैं। इन बीजों में ये विशेषता है कि इनमें क्लाइमेट चेंज रोकने की क्षमता है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने की क्षमता है, जलवायु परिवर्तन रोकने की क्षमता है, क्योंकि ये यहाँ के परिस्थिति में ढले हैं, इसलिए इनको बचाना जरूरी है। और ये संतुलन बनाएंगे, अगर संतुलन नहीं बनेगा तो किसान को कोई लाभ नहीं होगा, उत्पादन से किसान को लाभ नहीं होगा। देखिए सरकार 2-3 साल पहले कहती थी ना कि हम किसान को दुगना लाभ देंगे, कैसे दुगना लाभ देगी? कभी नहीं दे सकती। उत्पादन वो बढ़ा सकती है और बढ़ा सकती है उत्पादन, और रासायनिक खाद निकाल दे कोई, लेकिन किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। किसान को तभी लाभ मिलेगा जब उत्पादन घटेगा। आज हमारे पास इतना उत्पादन कहाँ, तो 50 दशक में खाने को नहीं था, आज इतना उत्पादन है कि एक बोरे के ऊपर दूसरा रखते जाएं तो बोरों की श्रृंखला चंद्रमा तक पहुंच जाएगी। तो हमको इतने उत्पादन की क्या जरूरत? हमको एक मध्य मार्ग अपनाना चाहिए कि हमारे पास जितना हमको खाने के लिए चाहिए उससे थोड़ा अधिक दूना उत्पादन हो। हमको क्या जरूरत इतना उत्पादन की, बाद में उसको समुद्र में फेंकना पड़े, या फिर उसका माने वो किसी डिस्लरी को देना, वो किसी को देना पड़े तो वो दारू बनाए उसका, गेहूं का। क्या जरूरत इतना? हम इतना उत्पादन ले कि वो प्रकृति का संतुलन कायम रहे, हमारे जीव जंतु, हमारे पेड़ पौधे वनस्पतियां रहे हमारे। अब देखिए हमारे यहाँ जो सिंचाई, अब ये हरित क्रांति से क्या नुकसान हुआ? पानी चला गया। अगर 1 क्विंटल उत्पादन हम लेते हैं, मान लीजिए गेहूं का उत्पादन लेते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि हम 1 लाख लीटर गांव का पानी गांव के बाहर भेज रहे हैं, जबकि हमारे परंपरागत अनाजों में वो वर्षाधारित खेती के लिए प्रकृति ने बनाया था। हमारे गेहूं को ही देख लीजिए, जितने परंपरागत गेहूं हैं उनमें अगर 1 बार वर्षा हो जाए, 2 बार वर्षा हो जाए, ये बिल्कुल वर्षा न हो, तो जितना पकेंगे पैदावार कुछ कम होगी, लेकिन जितना पकेंगे ठोस और चिलकदार उनका दाना होगा। इन गेहूं को, इस गेहूं को देख लीजिए जो बौनी किस्म का आया हाईब्रिड का, ये आप 4 सिंचाई कीजिए, अंतिम सिंचाई न कीजिए तो उसका दाना तुचक कर आधा रह जाएगा, बाजार में उसका कोई मूल्य न होगा। ये अंतर है। धान का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है कि 1 क्विंटल उत्पादन में 3000 लीटर पानी लगता है, क्योंकि बौनी किस्म का वो धान है, बहुत पानी पीता है। हमारा तो वो सूखा सहने वाला धान था, परंपरागत है। तो अब एक तरफ देखिए आंकड़ा देखिए कि एक माने किलो धान हुई 3000 लीटर पानी में पकी। दूसरी तरफ देखिए कि पानी बेचने वाली कंपनी है, उसने भी उसी तरह पानी को, जैसे हमारा किसान उद्वहन करता सिंचाई के लिए 3000 लीटर 1 किलो धान के लिए, ऐसे वो भी उद्वहन करता, जमीन से निकालता है, तो उसका 1 लीटर पानी बिकता है। जब हम कभी जाते हैं सतना जाए से दिल्ली भोपाल जाते हैं तो हमको पानी खरीदना पड़ता है, कुछ ले गए खत्म हो गया तो खरीदना पड़ता है, तो एक बोतल मिलता 20 रुपए, तो उनका 1 लीटर 20 रुपए का बिकता है। अब उसमें क्या करते हैं, वो थोड़ा उसको शुद्ध किए और कुछ जहर वहर मिला दिए हल्का, ताकि उसको प्रिजर्वेट कर दिए, उसको 6 महीना तक वो परिरक्षित रहे, उसमें कोई कीटाणु न लगे, लोग उसको पीते रहें। तो उसका कितने का बिकता है? उसका बिकता है 20 रुपए का। और हम 3000 लीटर से 1 किलो धान उगाते तो बिकती है वो 19 रुपए की। इतना बड़ा अंतर देखिए, तो कहाँ से किसान को लाभ होगा? तो इसलिए
हमको ऐसी खेती करने की जरूरत है जिसमें हमारा पानी भी बचे, हमारी जमीन भी बचे, हमारे गाय बैल भी बचे, हमारे गांव के लोग भी बचे, उनको बाहर न जाना पड़े, उनको रोजगार मिले। तो इस तरह की खेती की हमको जरूरत है। सिर्फ ये उत्पादन सिर्फ रासायनिक खादों से, कीटनाशक नींदानाशक नहीं बढ़ा। इसका कारण है कि हमारी जितनी जमीन पड़ी थी उसमें हमने खेती करना शुरू कर दिया। पहले जो हमारे गोचर भूमि थी तमाम पड़ी थी उसमें भी करना शुरू कर दिया, इससे भी बढ़ी है ना। तो इसलिए हमको इतना उत्पादन लेना है कि हमारा संतुलन बना रहे। पानी का देखिए, हमारे लिए, हमारे मध्य प्रदेश वालों के लिए तो पानी बहुत अमूल्य है। आपके यूपी में देखिए, यूपी पंजाब वगैरह, वहां की जो नदियां हैं हिमनद हैं, पानी वर्षे न वर्षे हिम पिघलेगा, गंगा जमुना में पानी आ जाएगा, सिंधु में पानी आ जाएगा। लेकिन हमारे जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं, ये इसमें पानी ये बनजा है, बनपुत्री है, ये हिमपुत्री नहीं है। वहां की नदियां हिमपुत्री हैं, हिम से पानी आता। हमारे यहाँ वन से पानी आता। हमारी नर्मदा नदी है, पवित्र नदी मानी जाती, उसको मेकल सुता उसका नाम है, क्योंकि वो पहाड़ से निकलती, जंगल से निकलती है। तो हमारी नदियों का अस्तित्व जो है तो वन से है। वन रहेगा तो पानी रहेगा, अब वन न रहेगा तो पानी न रहेगा। इसलिए हमको अपने अनुसार खेती हमारे मध्य प्रदेश वालों को करना है, ताकि हमारा पानी भी बचे, हमारी जमीन भी बचे, और हमारे गांव के लोग भी बचे, हमारे पशु भी बचे। आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी दिनेश जी। जी आदरणीय, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बीजों की कहानी, जीवन की कहानी, खेती की कहानी बताई है। और इसी सिलसिले में मैंने आप आज से लगभग कुछ महीने पहले, कह सकते हैं कि पिछले साल जब आपके बारे में लोगों से बात की, तो कुछ लोगों को कहना था कि जब आप चलते हैं तो अपने साथ 10 काम ओढ़ के चलते हैं। ये इसमें क्या क्या राज है, कि इसका अर्थ क्या है? मैं कि जब चलते हैं तो 10 काम ओढ़ के चलते हैं। अब देखिए क्या है कि अपन गांव के जीवन से जुड़े थे। जैसे हमने कभी एक काम किया है कि हमारे जितने हमने बीज को तो बचाया है, हमारे बीज बैंक में लगभग 300 तरह के बीज हैं। उनमें अनाजों के भी हैं, सब्जियों के भी हैं, हर प्रकार के मोटे अनाज हैं, गेहूं वगैरह, धान, दलहन तिलहन सब कुछ है। लेकिन हमने एक अभी काम किया है, हम तो आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आइए देखिए कि हमने अभी जैसे हमने अभी बताया ना कि एक ट्रैक्टर आता है तो न सिर्फ 10 जोड़ी बैलों को निकाल देता है, और जब बैल निकलता है तो हमारे हल बखर भी निकल जाते हैं ना। तो अगर मान लीजिए एक हल हमारे खेती से अलग हुआ तो हमारे 40-50 प्रकार के उपकरण अलग कर देता है, और हमारे गांव के उद्यमियों को अलग कर देता है। तो हमने अभी एक काम किया है कि जितने हमारे कृषि आश्रित समाज के उपकरण थे, लगभग 200-250 उपकरण होते हैं। जैसे हमको लोहार से लौह, जो हमारा लौह शिल्पी था, उससे 50-60 प्रकार के उपकरण मिलते थे। जो हमारा लकड़ी शिल्पी था उससे भी 60-70 हजार के उपकरण मिलते थे। जो हमारा बांस शिल्पी था वो हमारे खेती किसानी के 15-20 प्रकार के उपकरण देता था। मिट्टी शिल्पी था वो हमको कुम्हार वो 40-50 प्रकार के बर्तन देता था। और चर्म शिल्पी हमको 7-8 प्रकार के देता था। 10-12 चीजें किसान रस्सी, गरमा, मोहरा, गड़ाइन, मुस्का वगैरह खुद बना लेता था। कृषक महिलाएं जो है तो कुठली, प्योला, गुरसी, चूल्हे वगैरह बना लेती थी, 10-12 चीजें। ये सब चलन से बाहर हो गई ना। तो हमने क्या किया है कि ऐसे 200-250 उपकरणों का एक म्यूजियम बनाया, अभी बनाया है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय श्री गिरीश गौतम जी ने उसका उद्घाटन किया है अभी 16 जनवरी को। तो आप देखिए कैसा हमने उसको बनाया है। तो उसमें सभी चीजें रखी, पूरा सबका इतिहास है कि उनकी क्या उपयोगिता थी, क्योंकि नई पीढ़ी अब वो नहीं जानेगी ना उनके बारे में। तो इसलिए हमने एक म्यूजियम भी बना रखा है। तो हम आप लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आइए देखिए उसको।
हमें और मार्गदर्शन दीजिए कि उसको हम और कैसा बना दें तो और अच्छा लगने लगे। जी जी, मैं आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब जी के पास पहुंचता हूं। आप मध्य प्रदेश से हैं और संभवतः एक आप दूसरे के परिचित भी हैं। और हमारे मुख्य अतिथि जी हैं, साथ में हमारे उसी दिन पहले मुख्य अतिथि आए और हमारे योगाहार के सदस्य नेकराम शर्मा जी भी उपस्थित हैं, आदरणीय पवन सर जी उपस्थित हैं। और साथ में एक बात और भी कहूं कि आप कहते हैं कि जो ये परंपरागत अनाज हैं, ये विश्वामित्र जी की दिए हुए अनाज हैं, ये भी आप कहते हैं। तो मैं पहले चलता हूँ आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास कि आप संवाद करें। धन्यवाद दिनेश जी। आदरणीय अशोक पटेल जी से निवेदन है कि वो जो आप घूमते हुए नहीं वीडियो आप जो चला रहे हैं ना, ये ध्यान दूसरी तरफ जाता है। आप एक स्थिर होकर के वीडियो खोलें या फिर वीडियो बंद कर लें, तो ये ध्यान सदन का नहीं बढ़ता है। मैं आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय दाहिया जी को प्रणाम करता हूँ। और मेरी मुलाकात सिवनी मालवा शासकीय कृषि कुसुम महाविद्यालय में हुई थी, जहाँ वो अपना 2 दिन का 2 दिवसीय कृषक संगोष्ठी युवाहार कार्यक्रम हुआ था सिवनी मालवा। जी वहाँ आपका पहुंचना हुआ था। और सतना में लगभग सोहावल और मझगवा ब्लॉक में वाटर शेड का काम हमने 3 साल किया है वहाँ पर, मनरेगा के अंतर्गत जिला पंचायत में। तो सतना में हम लगभग 3-4 साल रहे हैं और वहाँ लक्ष्मी दादा और सबको जानते हैं। और आपसे उस समय थोड़ा सा परिचय नहीं हो पाया था वहाँ, नहीं तो मैं और आता। और मैं सतना शीघ्र शीघ्र आने वाला हूँ। आपके जो संग्रहालय आपने किया है, क्योंकि जो जैसे कारीगर पहले थे मकान बनाते थे, आज वो कारीगर विलुप्त हो गए हैं, उनका परिवार नहीं बचा है। पहले हम जो किले देखे, हमने जो दीवारें देखी हैं, जो कलाकृति देखी, आज वो देखने को नहीं मिल रही है, जिससे हमारा प्राकृतिक और प्रदूषण जो है, ये जो जो क्या बोलते हैं, जो जैसे तुर्की और सारिया में जो विनाश हुआ है, ये मकानों का बनाने का कारण है। नहीं तो पहले हमारे मकान बहुत अच्छे, इस एक धरती का संतुलन बना के बनाए जाते थे, हमारा आप परिवार उसमें रह लेता था आराम से। आज जी कैसे बनाए जा रहे हैं, जिसका संतुलन खराब हो गया है। तो सदन में आदरणीय महानुभाव उपस्थित थे, चूंकि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आदरणीय पवन कुमार जी उपस्थित है पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से, हमारे नेकराम शर्मा जी भी पद्मश्री उपस्थित है, और महान विभूतियां हैं। पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से है, वो आए और हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। जी नमस्कार। आज के हमारे मुख्य अतिथि बाबूलाल दहिया जी को बहुत प्रणाम। बहुत बहुत आपका उद्बोधन आज हमने सुना, और इस योगाहार यात्रा के आप कई हमारे जो दिन हो गए हैं उसमें आज आप उपस्थित हुए हैं और हमारे इस मंच को भी गौरव दिया है। गौरव इसलिए क्योंकि आपने जो काम किया है कृषि क्षेत्र में भी और अन्य तरह के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर भाषा के क्षेत्र में, जो आपने पहले बताया था कि आपने भाषा के ऊपर शुरुआत की थी, तो वो विषय शायद अगर आप और विस्तार से बताएंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वहीं से हमारी जो शुरुआत होती है, हमारा जो संवाद होता है वो भाषा से होता है, और हमारे देश में कई तरह की भाषाएं प्रचलित हैं। तो आप मध्य प्रदेश की जो 4 भाषाएं के ऊपर बातचीत कर रहे थे, वो भी हमारे लिए एक नया एक अनुभव रहेगा कि हम उसके बारे में भी जानें। और साथ ही जो आपने कृषि के बारे में और उसके अपना उद्बोधन दिया, ये हमारे योगाहार यात्रा में हम नियमित रूप से इस तरह की बातें लगातार करते आए हैं, और उससे प्रभावित होकर के हमारे बहुत सारे साथी किसान अब इस अपनी पुरातन संस्कृति कहेंगे, सनातन संस्कृति कहेंगे, उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कर चुके हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, गति पकड़ रहे हैं। और आशा है कि शीघ्र ही बहुत सारे अन्य भी हमारे साथी और अन्य किसान पूरे इस देश के इसको अपनी गौरवशाली इतिहास को पहचान करते हुए उसके प्रति और जागरूक होते हुए, ये जो ताना बाना छिन्न भिन्न हुआ है, ये जल्दी से तो वापस आने वाला नहीं है। जो ताना बाना हमारा छिन्न भिन्न हो गया है हरित क्रांति और अन्य कारणों की वजह से, लेकिन प्रयास उस तरफ जारी रहेंगे कि उस तरफ भी प्रयास किए जाएं कि जो हम एक इंटीग्रेटेड तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे,
और उस इंटीग्रेटेड जीवन में भी सोने का मूल्य 2 क्विंटल धान के बराबर था, चावल के बराबर था। तो शायद यही हमारा गौरवशाली इतिहास था, यही भारत सोने की चिड़िया इसीलिए कहलाता था। तो इसी चीज को जब छिन्न भिन्न हो गई है तो इसको सुव्यवस्थित कैसे किया जाए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में जहाँ की भटकाव कई तरह के चीजों का है, तो इस भटकाव को दूर करते हुए हमें क्या प्रयास करने की जरूरत है, हमें क्या कार्य करने की जरूरत है, कैसे इसमें लोग आकर्षित होकर के करें। कई बार लोगों ने कहा है कि हम साथ मिलकर के काम करते हैं, चलो एक गांव में सब लोग बैठ जाते हैं, काम करते हैं और कम्युनिटी फार्मिंग के आधार पर ये सब चीजों को करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह प्रयास तो अपने आप में एक कुछ ही लोग शायद कर पाए इसको, लेकिन एक समाज में इस व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर भी अगर आप कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ देंगे, तो हमारा कुछ मार्ग प्रशस्त होगा, हमारे साथ ही कुछ नए विचार आएंगे और शायद हम मिलजुल करके उस तरफ बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। और इस तरह से आज आपको आज की बात सुन करके बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो म्यूजियम है, यह भी एक अपने आप में मुझे लगता है कि एक अनूठा, ये हमारी विरासत को देखने के लिए, दिखाने के लिए आपसे अनुरोध इसके लिए भी रहेगा कि आज नहीं तो कल या परसों जब भी आपको समय मिलेगा, अपने संग्रहालय को हमारे साथियों को भी आप ऑनलाइन ही दिखा देंगे तो उससे भी हम बहुत हमें अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। इतना कह के इस कुछ अनुरोधों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। ये हमारे आदरणीय पवन कुमार जी, जिनके नेतृत्व में ये युवाहर कार्यक्रम चल रहा है, आज 684 दिन हो गए। और उनका एक कहना है हमारे चीफ गेस्ट महोदय और सदन से, हमारे जो पुरानी परंपरा है, पुरानी संस्कृति है, उनको हम संग्रहित करें और ताकि हम बचा सके। आने वाला समय जो छिन्न भिन्न हो गया है, हमारा जो ताना बाना, और उसको पुनः वापस, जैसा आदरणीय आज ढाइया जी ने संग्रह किया है, तो आदरणीय पवन जी ने ऐसा निवेदन किया है कि और वो भी आप ऑनलाइन अगर हमें दिखा सके, सदन को दिखा सके तो अच्छा होगा। आदरणीय चीफ गेस्ट दिखा देंगे। जी जी। अब आदरणीय दिनेश जी, हम शर्मा जी को भी आमंत्रित कर लें तो वो उपस्थित थे। जी, आदरणीय शर्मा जी से कल बात हुई फोन पे कि आदरणीय हमारे बाबूलाल जी भैया सर आ रहे हैं, और तो उन्होंने कहा कि वो एक कार्यक्रम में है लेकिन जरूर जुड़ेंगे क्योंकि बाबूजी को सुनना है। तो वो शायद सुन रहे हैं और अभी ज्वाइन थे, पालमपुर में वो एक कार्यक्रम में हैं और उसमें हमारे बहुत सारे किसान बंधु भी गए हुए हैं। तो अगर मेरी आवाज आदरणीय निकराम शर्मा जी से तक पहुंच रही है, शायद अभी नहीं जुड़े हैं, निकल गए हैं कहीं। चलिए, कृपया अब मैं अपना माइक ऑन करें, 2 शब्द आप ऐसे बोलें। शायद लेफ्ट हो गए हैं। जी जी जी। और मेरा एक निवेदन है, साथ सदन में भरत पटेल जी भी इसमें जुड़े थे, कल उनसे बात हुई, वो भी बीच बचाव में है, वो भी बीच में यदि समय मिलेगा अपने शब्द रखेंगे। हेलो जी, स्वागत है जी, नमस्ते सबको, नमस्कार। आवाज आ रहा है मेरी? जी, आ रही है आदरणीय, हेलो, आ रही है। आ रही है। सबको मेरा प्रणाम। देसी बीज के बारे में मैं काम कर रहा हूँ यह गुजरात से। तो मेरे पास वेजिटेबल में ज्यादातर वेराइटियां है। अभी मैंने 15-20 साल हो गया एक बीज बैंक की स्थापना की है। पहले तो ये हमारे गुजरात में सब देसी बीज मिल रहे थे सभी इलाके में, लेकिन क्या बोले, बाबूलाल ने बोला कि भाई पहले गांव में लोहार थे, कुंभार थे, सब थे, तो चले गए, सिटी में चले गए। और ऐसा भी का वो है देसी बीज के लिए कि पहले किसान खुद का बीज तैयार करते थे सब। तो क्या क्या बोले, धान में है, साग भाजी में, वेजिटेबल में बोले, सब्जी में सब है। लेकिन अभी क्या है, सीड कंपनी वाले आ गई बड़ी बड़ी, तो ज्यादा मुनाफा कमा के लिए और उत्पादन ज्यादा मिलते हैं, तो किसान को भी ऐसा लग रहा कि चलो देसी किस्म हम छोड़ दे
और हाइब्रिड जीएम लगाए। तो इतना साल हो गया, मैंने सब किसानों को मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप एक दिन वापस आना पड़ेगा। जो सीड कंपनी वाला है तो मुनाफे के लिए काम कर रही है, और क्या है जो जीएम हाइब्रिड सीड है वो शरीर के लिए कुछ फायदा कारक नहीं है, वो हानिकारक है। तो क्या है, मैं इसी तरह मैं काम कर रहा हूँ। और आपको मैं क्या बोलूँ, 20 तारीख को यहाँ हमारे गुजरात में अमित शाह मुझे सम्मान कर रहे हैं देसी बीज के संरक्षण के लिए। तो मुझे इतना आनंद आ रहा है। और क्या है बोले कि अब तो पूरे भारत भर में मैं काम कर रहा हूँ, मेरा बीज आ रहा है। और साथ में ये मेरा वाइफ है, हम पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं पूरे लगन पूरे मन से। 18 घंटे हम काम कर रहे हैं। मैं दिखाता हूँ मेरी धर्मपत्नी को। सर नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। मैं भी बहुत बहुत देसी सुंदर बीज, था। मैं स्वागत है भी बहन जी देसी आपका। मैं भी देसी बीज के बारे में काम कर रहा हूँ। मैं मेरे हस्बैंड के साथ एक सीड बैंक चला रही थी। तो उसमें हम सब बीज बार भेजते हैं सब लोगों को। तो हम देसी बीज के बारे में काम कर रहे हैं। जी सर, ज्यादा तो नहीं बोल सकती है, लेकिन क्या है कि हम तो एक क्या बोले, एक मसाल लेकर निकले हैं। सब लोग को बता रहे हैं कि कुछ एक दिन आने वाला है, आप जरूर इस काम में लग जाए। लेकिन अभी तो भागदौड़ वाली जब दुनिया है, देख रहा है कि सब जगह पर जा रहा है कि भाई पैसे पैसे। मैं तो बोल रहा हूँ भाई कुछ खाने का विचार करो अपने शरीर के लिए। पहला अपना क्या बोला, आपकी आयुष्य 100 साल थी, अब 67 साल हो गई। क्यों हो गई? तो गांव वाले किसान सब बोलते हैं कि भाई ये तो हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं नहीं, कि मैं तो बोल रहा कि भाई आप तो किसान है, पूरे समृद्ध भारत पहले बहुत था। लेकिन क्या है, सब लोग तो अभी नहीं सुन रहे हैं। मैं तो सबको बता रहा हूँ कि भाई एक दिन आज नहीं तो कल सबको ये मालूम हो जाएगा कि भाई देसी बीज है, हमारी संस्कृति है, हमारी प्रकृति है, उसको जरूरत है सबके लिए। और कुछ ज्यादा नहीं बोलते। थैंक यू, सबको मेरा प्रणाम। जी धन्यवाद। धर्मपत्नी को दिखाओ, देखना है हमें। इतना बड़ा कार्य आपके साथ कर रही है, उसको बहन जी, देखना है हमें। मैं तो मेरे हस्बैंड के साथ 18 घंटा तक काम कर रही थी आमा। हाँ, बहुत सुंदर बहन जी। देसी बीज के बारे में आप जो है अपने पति पत्नी दोनों इस पुरुषार्थ के कार्य में लगे हैं। जबकि ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। परिवार का अगर एक सदस्य ये काम करता है तो परिवार विरोध करता है, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों पागलपन में हो, ऐसा वैसा। लेकिन वो संघर्ष करते रहते हैं। आप साथ दे रही हैं, इसलिए आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करते हैं सदन की ओर से। बहुत सुंदर। आदरणीय पवन मिश्रा जी जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से, वो भी हमें बीज का संरक्षण कर रहे हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। सर, हमें तो पर्यावरण को बचाने का, संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। आपके पुरुषार्थ को नमन। और बहनों को शिक्षा लेना चाहिए कि जो है, पहले श्री राम को वनवास हुआ लेकिन सीता जी साथ में गई। किसी भी परिस्थिति में धर्म पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे मंदोदरी ने शिक्षा दी, शिक्षा देते रही रावण को, नहीं माने, परंतु साथ नहीं छोड़ा। हमेशा पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, वो एक दूसरे के पूरक है। आपने जो साथ दे रही हैं आदरणीय पटेल साहब का, आपके पुरुषार्थ को नमन करते हैं और बहुत अच्छा लगा। और हमारे सदन में जो बहनें हैं उनको शिक्षा मिली। मैं भी मेरे पति के साथ सीता जी के साथ जैसे काम कर रही हूँ। बहुत सुंदर। आदरणीय पवन मिश्रा जी, बहुत गुड, बहुत सुंदर। आदरणीय पवन मिश्रा जी उपस्थित हो। अब मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद भट्ट जी सदन में उपस्थित हैं। अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही हो तो वो सादर आमंत्रित हैं, सदन में अपना संवाद करने का कष्ट करें।
जी आदरणीय मनोज भट्ट जी तक नहीं आप पहुंच रही है। जी आदरणीय, हमारे सदन में और कोई बीज के ऊपर कोई अपनी संवाद करना चाहते हैं तो आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी उपस्थित है। आवाज पहुंच रही है मेरी? आदरणीय शरद वर्मा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, जी ओम जी, जी आप नेटवर्क में हैं। जी जी हाँ, मैं नेटवर्क में थोड़ा लेट जुड़ा और परम आदरणीय हमारे गुरु स्वरूप बाबूलाल दहिया जी को देख के दर्शन करके मन आनंदित हो गया। और उन्होंने जैसे धान की जो 200 से अधिक वैरायटी संरक्षित की है, मेरी मुलाकात जमानी में आपसे हुई थी और हेमंत दुबे जी के साथ में मुलाकात हुई थी। फिर धीरे धीरे आपसे परिचय होता चला गया और उस दिशा में कुछ देसी बीज में खाली मैंने अभी तो सोना मोती और 2 गेहूं के बीज और है, इनसे प्रेरणा लेके उनको संरक्षित करने की दिशा में। और एक अनूपपुर में रिसर्च सेंटर है, केवी के है, कृषि विश्वविद्यालय है, वहां पे डॉक्टर तिवारी है जो कि रेयर वेराइटी पे अभी काम कर रहे हैं। उनको संरक्षित करने का, दुर्लभ प्रजातियां जैसे जपसिस्टियर, जिसको आप बेजंती बोलते हैं, हमारे यहाँ बेजंती की माला जो भगवान कृष्ण के गले में डलती है, तो उसको अंग्रेजी में जपसिस्टियर कहते हैं। लोग, पुराने लोग बताते हैं कि उसका आटा खा के लोग 60 साल तक जीवित रहते, 100 साल तक जीवित रहते थे। काला काला करके दाना होता है और बेजंती की माला आप सभी लोगों ने देखी होगी। तो वो हमने उसके सीड कुछ डीआईजी साहब ने, कुछ मैंने, कुछ शरद भैया ने, ऐसे हमने वितरण करके आपस में उन बीजों को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में एक मसाल हम लोगों ने भी छोटी सी जला ली है कि वो रेयर वेराइटी, जैसे उसमें पंखी सेम है, वो भी हम वहां से लेके आए थे, उसको भी हमने इस प्रकार से 2-3 प्रकार के बीज हैं जो पुरातन है और जिनको भी हमने परम आदरणीय बाबूलाल दाहिया जी को देख के उनके मार्ग का अनुसरण करके संरक्षित करने का कार्य शुरू किया है। जी ओम। जी आदरणीय दाहिया जी, जी अजीत रामकृष्ण रघुवंशी जी थे जो, जिन्होंने आपसे प्रेरणा लेकर के जो भी संरक्षण किया है, उनसे कुछ संवाद करना है तो आप कर सकते हैं। बढ़िया कर रहे हैं रघुवंशी जी, बहुत बढ़िया है। अगर रघुवंशी जी को कुछ चाहिए बीज तो हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं, हम तो पूरे वासियों को देते हैं। हाँ, वो एक हरा चावल आता है ना गुरुदेव, उसका बीज चाहिए था मुझे। हरा चावल तो हमारे पास है, हमारे यहाँ जो है धान की, इसमें तो रीवा, सतना, सीधी, शहडोल 4 जिलों की धानें ही है। और जब हमने 40 जिलों की यात्रा की तो और 60, 70, 80 मिल गई, वही है हमारे पास। और नहीं गुरुदेव, जैसे अभी अपन कहते हैं फूलों का राजा गुलाब होता है, फूलों का राजा गुलाब होता है, उसमें बहुत बढ़िया खुशबू आती है, इसलिए फूलों का राजा कहा है। इसी प्रकार से चावल में मुझे एक ऐसी वैरायटी आप सजेस्ट करें जो चावलों का राजा हो। देखिए, हम जो है तो बीज बचाने का काम करते हैं, जी। हम उनको, उनका के गुण धर्मों का अध्ययन नहीं करते। अच्छा। हम सिर्फ बचा रहे हैं कि वो बचे रहें। अब हम क्या था कि हमारी एक प्रदर्शनी लगी थी पूसा इंस्टीट्यूट में, तो डॉक्टर एम स्वामीनाथन आए, उनके साथ कई उनके डॉक्टर चेले आए। तो एक जी। ने हमसे पूछा कि दाहिया जी, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन कौन देती है? तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब, कोई धान पहले वर्ष 80-85% जमती है, दूसरे वर्ष 25-30%, तीसरे वर्ष बिल्कुल नहीं जमती, उसमें जर्मिनेशन नहीं होता। तो वो जब पिछले 10,000 साल से प्रतिस्पर्धा में है तो कोई उसमें गुण होंगे तब ना अभी तक जीवित बची है, नहीं आप तो 3 साल में उसको मार डालते। तो हर धानों में वो कोई न राजा है न रानी है, उनमें अलग अलग गुण धर्म है। किसी में औषधीय गुण होगा, कोई अधिक उत्पादन देती होगी, कोई खाने में स्वादिष्ट होगी, कोई सुगंधिक होगी, कोई मोटी, कोई अलग अलग सब उनके वो हैं। तो हम इस तरह का उनका विभाजन नहीं करते, हम सिर्फ उनको बचाने का काम करते हैं कि वो बची रहे। और रही अब जैसे आदरणीय गुरुदेव, मैं ये बोल रहा था, एक वैरायटी होती है छत्तीसगढ़ में चपटी गुरमटिया, ये भी बहुत पुरानी पुरातन है, तो क्या उसका बीज उपलब्ध है? चपटी गुरमटिया करके आती है। चपटी गुरमटिया नहीं मालूम हमको, गुरमटिया किस्म है।
हाँ, जो मोटा मोटा सा चावल होता है जिसका, हाँ हाँ तो वही होगी। मुझे एक सज्जन मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ की बहुत प्रसिद्ध वैरायटी है और बहुत पुरातन है ये। क्योंकि हमारा क्षेत्र छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, जी। पूर्वी मध्य प्रदेश है, तो बहुत सारी धानें छत्तीसगढ़ की यहाँ आ गई, यहाँ की वहां चली गई, आदान प्रदान होता रहता है। किसान पहले ऐसा ही करता था ना, आदान प्रदान, की जैसे मान लीजिए आपने कोई किस्म बोया, हमने आपके खेत में देखा तो आपसे ले लिया, और या हमारी कोई आपको अच्छी लगी तो आपने हमसे ले लिया, ऐसे आदान प्रदान होता रहता था, चलता रहता था पहले। जी आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, हम हमसे ले सकते हैं आप। बाकी हम इस तरह का उनको किसी को निम्न स्तर की, किसी को उच्च स्तर की नहीं बनाते, उनके अलग अलग में है। अब जैसे आपको सुगंधित चाहिए तो सुगंधित ले लीजिए, मोटी चाहिए मोटी, लाल चावल की चाहिए लाल चावल की, काले चावल की चाहिए काले, इस तरह से। ओम जितने में सदन कम को सादर प्रणाम। तो सुअर रोधी है, और सुअर रोधी चाहिए, सुअर रोधी ले लीजिए। प्रदीप राज जी बोलिए। ओम सदन को सादर प्रणाम। और आज के मुख्य अतिथि हमारे पूजनीय गुरुदेव दहिया जी को भी सादर प्रणाम। हमारा उनसे 3 बार रूबरू संपर्क हुआ है, एक बार रोहना में, एक बार जमानी में, और एक बार याद नहीं आ रहा कहाँ पे। तो 3 बार हम आप अपना मोबाइल का वीडियो या तो बंद कर ले या आप अपने चेहरे पे रखें, मतलब या आप बात करें, मोबाइल जो है वीडियो। हाँ जी आप बोलिए। तो आदरणीय से हमारा मतलब संपर्क हुआ, और हम बहुत ज्यादा मतलब कहना चाहिए कि पहली बार जब मिले तो गुरुत्व का भाव कि हमारे गुरु इस तरह से हों, हमने उस तरह से मतलब अपने मन में विचार आया, और बहुत आभारी है कि इस तरह के धान के बीज वो इकट्ठा कर रहे हैं। और एक निवेदन भी है मेरा कि मेरे पास एक धान है, मैजिक धान के नाम से आई थी मेरे पास आसाम से, तो 20-25 किलो है, बची है, मतलब बची हुई धान। उसको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठंडे पानी में ही वो पक जाती है। तो किसी भी सज्जन को या आदरणीय बाबूलाल जी दहिया साहब को चाहिए हो तो मैं 2-4 किलो बीज उसका उपलब्ध करा सकता हूँ। नहीं, अभी 2-4 रखी हुई किलो है। तो हम नहीं करते, हम 100 ग्राम लेते हैं सिर्फ, हाँ और तो इतना ही देते भी हैं लोगों को। जी, हम बढ़ा लेते हैं खुद। तो मेरे पास करीब करीब 10 से 12 किलो बीज रखा है उसका। जिन भी सज्जनों को चाहिए मैं दे दूंगा उसको। मैजिक धान यदि आपने किसी ने सुना हो तो। हाँ, नाम तो सुना है लेकिन हमारे पास है नहीं। ठीक है, भेज दीजिएगा। आसाम से आई थी मेरे पास। हाँ और हाँ, उसको धान दरने के बाद गर्म पानी में उबालने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 घंटा ठंडे पानी में रख दो और खाने लायक हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो आप ऐसा करिए कि हमारे पते से 100 ग्राम सिर्फ भेज दीजिए, हाँ और भेज हमसे देंगे। जो चाहिए ले सकते हैं आप। जी जी। बाबूलाल दाहिया, पिथौराबाद, सतना, बस इतना, मध्य प्रदेश हाँ इतना पता है हम। मेरे पास एड्रेस है आपका। हाँ और बच्चे का भी है जो पत्रकार हैं आपके। और हाँ दूसरी बात, रामकृष्ण भैया से बोलूंगा कि आप भी ले लें, आप भी संरक्षण कर रहे हैं तो। हाँ हाँ जी। बहुत धन्यवाद। और बहुत आवश्यक और सही सही जानकारी आप देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। आपने अपनी धान का जो है जो बताया कि बिना गर्म पानी के ठंडे पानी में ही पक जाती है, विशेष धान है। रामकृष्ण रघुवंशी जी और सदन जो चाहेगा आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी से ले लें और उसको संरक्षित कर लें। और आदरणीय रूप सिंह जी तो अभी लेफ्ट हो गए हैं। रमेश चंद मेहरा जी सादर आमंत्रित थे, आप अपना संवाद कर सकते हैं। जी ओम, सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही, और हमारे आदरणीय दहिया जी ने तो जो बात बताई वो बहुत अमूल चीजें बताई है। आपसे हमारा संपर्क पुराना है, ग्राम सेवा समिति के माध्यम से आपसे हम मिले हैं, और आपको एक बार हमने मुख्य अतिथि भी अपने इस कार्यक्रम में बना लिए हैं, तो आपसे परिचय तो है ही है, और आपके काम को भी जानते हैं। आदरणीय जी, जैसे आपने अभी कहा कि हम धानों का संरक्षण कर रहे हैं, और
बहुत बढ़िया काम है, परंतु अब इनका ये आप बचा रहे हैं ये तो ठीक है, पर ये समाज में कैसे पहुंचे इस पे भी चिंतन होना चाहिए कि जिसमें यदि उनका उपयोग उनके गुण धर्मों के आधार पर होने लगेगा तो किसी को दवाई के रूप में, किसी को किसी रूप में लोग अपना लेंगे। तो इस तरह के काम को भी थोड़ा सा बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूं सर जी। ओम। क्योंकि जब तक ये समाज, किसान इसको अंगीकार नहीं करेगा तो फिर ये आगे जाकर के इनका प्रचार प्रसार भी नहीं होगा और बचेगी कैसे। आप हैं जब तक ठीक है, मान लो किसी के मन में नहीं आया और नहीं बचा पाए, तो ये तो इसको ऐसे प्रचारित करने के लिए किसान, इसके उपयोगिता को तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी ये आगे बढ़ पाएगी जी। ओम, ऐसा सोचता हूँ। ये आप लोगों का, विद्वानों का काम है ना कि आप उनके गुण धर्मों का उस तरह का अध्ययन करें। अपन अब 80 वर्ष के हैं ना, तो ये सब नहीं कर पाते। आदरणीय रमेशन मेहरा जी का ऐसा वो सुझाव था कि जो आपके पास संरक्षित बीज है उनको समाज में कैसे पहुंचाया जा सकता है। गुण धर्म के अलावा हम समाज में ताकि विस्तार हो जाए इस देसी बीजों का, समाज को, किसानों को कैसे जो है इसके बारे में उनको पहुंचाया जाए, घर घर तक ये देसी बीज पहुंच जाए और वो उसको बोने लगे। अब देखिए, हमारी जो संस्कृति है अभी तक की, वो व्यापार की संस्कृति नहीं रही, सिर्फ उत्पादन लेके दान की संस्कृति रही है। हमारे यहाँ पूरे देश के लोग आते हैं, उनको जो चाहिए ले जाते हैं उनके गुण धर्मों के अनुसार। तो अपनी तो यही संस्कृति रही है, यही अभी है। अब कहिए तो हम व्यापार संस्कृति में बदल दें, किसी अपने पोते या बेटे को कहें कि तुम भैया बेचो, हम तो नहीं करेंगे जीवन भर ये काम बेचने का कि हम बीज बेचें, हम तो दान का ही रखेंगे। अब जितने जो हमारे यहाँ आते हैं, जो चाहते हैं उनको हम देते हैं, फ्री में देते हैं थोड़ा थोड़ा। जी आदरणीय अनूप बिश्नोई जी, ओम भैया, एक मिनट के लिए मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था आपको, तो दिखा दूं क्या? स्वागत है आपका जी। एक साल का ये अमरूद का पौधा है मेरा, और इसमें पूरा जैविक कार्यक्रम किया मैंने, कोई भी केमिकल या कुछ भी फर्टिलाइजर है कुछ नहीं डाला है। और देखिए फ्रूटिंग देखिए उसकी, आप 1 साल का पौधा है ये। मधुमक्खी देखिए आप कितनी दिख रही है क्या आपको? दिख रही है, दिख रही है। जी जी जी। प्रदीप भैया, ये कौन सी वाली वैरायटी है? जो मैंने दी थी वो वाली है, दूसरी है? नहीं, ये ताइवान पिंक है ये। नहीं, ये मैंने लाके दी थी, उसकी क्या कंडीशन है? हाँ, वो इससे छोटे हैं पेड़ भी, ये 1 साल बड़ा है उससे। अच्छा, ये 1 साल पुराना है। हाँ, ये मतलब ये दूसरे साल का पौधा है, जिसमें आज की डेट में कम से कम 150 से 150 के लगभग फल लग जाएंगे। बहुत सुंदर। देखिए किसान कैसे समृद्ध होगा, यह एक हमारे किसान भाई स्वयं करके दिखा रहे हैं। कथनी और करनी, जो करनी और कथनी दोनों में एक समानता है। इस सदन में योगाहार कार्यक्रम में आदरणीय प्रदीपराज वर्मा जी ने 1 वर्ष का अमरूद का पेड़ दिखाया। आदरणीय अनूप बिश्नोई जी अपना संवाद करना चाहते हैं, वो आमंत्रित है। नमस्कार सभी को। आज के मुख्य अतिथि को मैं ये पूछना चाह रहा था, मुख्य अतिथि से, जिस तरह की जो बीज आप जो उसका आपने बैंक बना रखा है, जो जितने भी प्रकार के सीड हैं, क्या आप उनको हर साल उसके उत्पादन कर या उसको बेचते हो, या कोई भी एक वैरायटी इकट्ठा कर लिया, उसको जब तक वो बिक जाती है उसको दोबारा तब लगाते हो, या जितनी भी वैरायटी है उनको हर साल आप जर्मिनेशन उत्पादन लेके उनका कर रहे हो, वो किस तरह से कर रहे हो, ये थोड़ा मेरे को पूछना था। हम करीब, हमारे पास 2 एकड़ जमीन इस तरह की हमने बना रखा, जिसमें इन सबको 200 प्रकार की धानों को उगाते हैं, 18 प्रकार के गेहूं को उगाते हैं, दलहन तिलहन उगाते हैं, मोटे अनाज उगाते हैं। और पूरे देशवासियों को जो भी हमारे यहाँ आता है उसको हम निःशुल्क देते हैं, थोड़ा थोड़ा बीज।
बीज बनाने के लिए, तो बना के उसको बढ़ा लें, और हम उसका कोई पैसा किसी से नहीं लेते। लेकिन अब जैसे कोई किसान चाहे कि हम 200 प्रकार की धान उसको देंगे, तो ऐसा नहीं देंगे। किसान कितने उगाता है, ज्यादा ज्यादा 4-5 किस्म के उगाता है, तो 4-5 इसमें वो ले जाते हैं अपने अनुसार जो उनको चाहिए। सुगंधित चाहिए, काले चावल की चाहिए, लाल चावल की चाहिए, सफेद चाहिए, पतली चाहिए, मोटी, जो भी, इस तरह का हम करते हैं। नहीं, मेरा ये कहना था कि आप एक किसान को सारे वो नहीं दे रहे। मैं ये कहना हूँ, जितने आपके पास 300 वैरायटी है, उसको क्या आप हर साल 300 को उसको उत्पादन लेके फिर मान लो आगे वो शेयर करते हो, या वही ना बताया, छोटे छोटे 2 एकड़ में छोटे छोटे भूखंडों बना के हम उनको उगाते हैं हर साल। वैसे बीज 2 वर्ष तक रहता है, तीसरे साल नहीं जमता, 2 वर्ष तक जम आता है तो, लेकिन हम हर साल उगाते हैं। हमारा एक शौक है, हमको अच्छा लगता है जब हमारे खेतों में रंग बिरंगी बालियां दिखती हैं, तो हमको अच्छा लगता है। ठीक है जी, यही सवाल था मेरा बताने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रंग बिरंगे तो सभी को अच्छे लगते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि रंग बिरंगे हमें जो है बालियां खेत में अच्छी लगती हैं। सभी किसानों का ऐसा मानना रहेगा कि सबके खेतों में रंग बिरंगी बालियां हों। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सदन में उपस्थित हैं, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आज की हमारे चीफ गेस्ट महोदय सम्मानित करने का कष्ट करें। डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। आदरणीय शरद वर्मा जी, आप सदर जी आमंत्रित। ओम। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो सदन को गुरुदेव मिले हैं, उन्हें सादर प्रणाम। उन्होंने जो कलेक्शन किया है वो भारत देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और जैसे उन्होंने बीज का कलेक्शन किया है और अपनी धान को संरक्षित किया है बीजों को, वैसे ही मैं चाहता हूं कि आगे उनके आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या नजरिया रखती है इस चीज में। जी हो। क्योंकि हमारे बेटे और पोते तो वही काम करते हैं, उनमें करते हैं, माने उनके दूसरे व्यवसाय भी, दूसरे तरह के काम भी हैं, लेकिन वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं उसमें। तो उनका लगाव है, मतलब उतना ही जितना आपकी ख्याति पूरे भारतवर्ष में है। तो जैसे हमने जो आगे आने वाली पीढ़ी क्या, तो उनमें भी आगे आने वाली पीढ़ी का क्या? म्यूजियम देखने भी बहुत से लोग आते हैं, तो उनको दिखाना, उनका सम्मान करना, उनको चाय वगैरह पिलाना, सब करता, पूरा हमारा परिवार करता है। जी जी जी, बहुत अच्छा। बस इतने ही कि ये परंपरा हमेशा चलती रहे अनंत समय तक, बस ऐसी कामनाओं के साथ जियो। जी, आदरणीय हमारे दाहिया जी के परिवार को प्रणाम करते हैं कि जो अतिथियों का सम्मान और हमारे दाहिया जी का सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय शरद वर्मा जी का ऐसा उद्देश्य था कि जो हमारे बूढ़े पुराने या जो लोग पुरानी परंपरा को लेकर चल रहे हैं वो परिवार सहयोग करें, जैसा हमारे भरत जी पटेल जी के धर्मपत्नी ने बताया। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी शायद कुछ सवाल करना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं, तो रोहिना वाले रूप सिंह जी आप अपनी बात रख सकते हैं, आप सादर आमंत्रित। आप अनम्यूट कर लें, आपने हैंड रेज किया था। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित है। अगर आवाज नहीं पहुंच रही है तो मैं सीधा और सदन में अगर किसी भाई बहन का कोई संवाद करना चाहते हैं तो विनम्रता के साथ मैं निवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं, कोई भी अपना सवाल कर सकते हैं। अब मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी के पास वापस चलता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करके आज के चीफ गेस्ट और योग शिक्षक और सदन में उपस्थित भाई बहनों का आभार ज्ञापित कर आज के योग कार्यक्रम को विराम दें। आदरणीय दिनेश जी जी सेमवाल आदरणीय, बहुत जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी मुख्य अतिथि जी आदरणीय दहिया जी आए
और अपने व्यस्तम कार्यक्रम में, क्योंकि आपकी व्यस्तता बहुत है, और जब पिछली बार संपर्क हो रहा था, बात हो रही थी, तो आगे आगे की हो रही थी कि, लेकिन आज आपने समय दे ही दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में बीज संरक्षण करना प्रकृति को संरक्षित करने के बराबर है। अगर बीज न हमारी नहीं होंगे, और हमारी जो चिंताएं हैं वो ये हैं कि आने वाले टाइम में जो मोनोकल्चर हमने शुरू कर दिया है, एकल बीज पद्धति, एकल फसल बोना, उसमें तो अधिकतर तो किसान, ये बात सामने आई है कि कम किसान हैं कि जो विविधता को बढ़ा रहे हैं, अपने खेत में पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतवर्ष में या विश्व में ये देखा गया है कि मोनोकल्चर हावी हो गया है जब से हरित क्रांति आई तब से। लेकिन ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो जैव विविधता, बीजों की विविधता को बढ़ाए, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि जो मोनोकल्चर से जो हाइब्रिड बीज हैं, ये जो हाई यील्ड वेराइटी है, या अब तो जीएमसी है, इससे बचने के लिए ऐसे किसानों की आवश्यकता और ऐसे व्यक्तियों की बहुत आवश्यकता है कि जो बीजों को बचाएं और इसका बचाएं। और जैसे आदरणीय दहिया जी बीजों को बचाते हैं, तो बीजों को किसी संदूक में बंद करने से नहीं बचाया जा सकता, जैसे उन्होंने बताया। उसके लिए निरंतर हर वर्ष और हर फसल चक्र में बीजों को बोना पड़ता है, फिर उनको जगाना पड़ता है, फिर उठाना पड़ता है, फिर संरक्षित करना पड़ता है, और ये निरंतर जीवन प्रक्रिया, बीजों के जीवन साइकिल, लाइफ साइकिल चलती है। ये बहुत बड़ा कार्य है, और इस कार्य को अगर सभी किसान बंधु हम समझ गए, तो वास्तव में ये अपने जीवन को आगे ले जाने वाली बात है। जैसे आदरणीय सदस्यों की बात आ रही थी कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, लेकिन ये परंपरा प्रत्येक किसान में और प्रत्येक उपभोक्ता में भी बढ़े आगे। और क्योंकि करने वाला व्यक्ति अपनी तरफ से कर रहा है, निश्चित ही कर रहा है, लेकिन उस परंपरा को हम कैसे जिंदा रखें, ये भी बड़ा सवाल होना चाहिए। और इस कार्य को आदरणीय दहिया जी बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको हार्दिक नमन है। और साथ में आदरणीय सदस्यों ने अपनी वार्ता रखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से आज हम 684वें दिवस पर उपस्थित हुए सभी आदरणीय सदस्यों को धन्यवाद करते हैं, और आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आज के मुख्य अतिथि जी का भी धन्यवाद कि आप आए, और आगे हम मिलते रहेंगे अगली कड़ी में। साथ ही आश्रित होने वाले आदरणीय सभी सदस्य जो इस अभी भी इस समय उपस्थित हैं या जो लेफ्ट हो गए हैं, और साथ में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाएं, और उपस्थित सदस्य आदरणीय राज ऋषि कुशवाहा जी, अनूप बिश्नोई जी, बाबूलाल दहिया जी, आदरणीय जो कि आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, और भगवान दास कुशवाहा जी, भरत पटेल जी जो गुजरात से आते हैं, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, और आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, नीलकंठ शाबले जी, ओंकार नाथ जी, और आदरणीय पवन सर जी, आदरणीय पवन मिश्रा जी, PFSP पोरी के आदरणीय सदस्यगण, प्रदीप राज वर्मा जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रामाधार जी, रमेश चंद्र मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रूप सिंह राजपूत जी, सिंधु दुर्ग से हमारी बहन, और तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी, डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, आदरणीय रंजना दीदी जी, और हमारे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, और के साथ साथ आदरणीय नेकराम शर्मा जी जो बीच में उपस्थित रहे लेकिन अपने कार्यक्रम में चले गए हैं, और साथ में आदरणीय सदस्यों का जिनको मैं नाम ले नहीं पा रहा हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और आदरणीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कि पुनः हम आपकी कक्षा में आएंगे, आपसे कुछ सीखेंगे, पुनः आपको बुलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम जी। प्रणाम, बहुत बहुत सुंदर प्रणाम। और आपका भी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आप आज चीफ गेस्ट महोदय से निवेदन किया, संवाद किया, और उन्होंने स्वीकृति दे दी, अपना अमूल्य समय सदन को दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का ये जनहित और राष्ट्र हित में यह कार्य चलता रहे,
ऐसी प्रकार की भावना बनाए रहे। धन्यवाद। ओम। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। सर से बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, सर को जानने वालों की, तो सर को अलग अलग बातें सर के बारे में सुनी। आने वाले टाइम में सुनेंगे सर से कि अलग अलग चीजों पे, जैसे विश्वामित्र की जो परंपरा के जो अनाज हैं उसके बारे में भी सुनेंगे। हालांकि जो परंपरागत जो अनाज हैं, त्रिशंकु के लिए उन्होंने क्या एक सृष्टि की थी बीजों की, वो भी सुनेंगे। तो आने वाले समय में सर हम आपको पुनः सुनना चाहेंगे। और साथ में जो आपने साहित्य सृजन किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे हमारी आदरणीय पवन सर ने भी कहा है कि वो उसके उस पर भी एक दिन हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत विरल हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं जो आपने संजो के रखी हुई हैं। तो उस पर भी हम चाहेंगे कि हमें भी इसका ज्ञान मिले। जरूर। और हम भी 100 ग्राम इनका बीज लेकर के कोदो, कुटकी, राली, फिकरा, लठारा ये बोना चाहते हैं अभी बरसात में। जो बरसाती फसल है मोटे अनाज, वो सारे अनाज हम मांगेंगे, जितना भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। मात्र 100 ग्राम, और अन्य जगह से भी लेंगे, लेकिन मुझे पूरा यही करना है अभी। और इनका वो जो है, मौसम शायद आ ही गया है वो बीज बोने का। जी जी जी। तो जी, बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।